और हालात ये हैं कि अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी पाकिस्तान ने। इससे पहले पता है किसने लगाई थी? इसराइल ने। पाकिस्तान में और इसराइल में कुछ चीज़ों की मुमासलत होती जा रही है। अशोक स्वैन है, भारतीय बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर और नेतन्याहू एक ही पॉलिसी पे चल रहे हैं। नेतन्याहू ने अल जजीरा पे पाबंदी लगाई, आसिम मुनीर ने भी अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। वहां नेतन्याहू जबरी गुमशुदगियां करवाते हैं, यहां पे आसिम मुनीर भी जबरी गुमशुदगियां करवाते हैं। वहां पे नेतन्याहू ने जो इंसानी इमदाद है फ़लस्तीनी शहरियों की वो बंद की हुई है। यहां पे आसिम मुनीर ने इंसानी इमदाद जो है वो कश्मीरी शहरियों की वो बंद की हुई है। तो दोनों एक ही तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आप बड़ी मुमासलत है दोनों के अंदर, दोनों जबर के साथ मुसल्लत हैं, दोनों जुल्म का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, दोनों ने हथियार उठाए हुए। हाँ, लेकिन एक मजे की बात यह है कि नेतन्याहू कम से कम अपने लोगों के साथ वफादार है, अपनी अदालत को जवाब दे। लेकिन आसिम मुनीर के पास इस्तिस्ना भी है और वो अपने लोगों के सामने अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते। यानी उन्होंने यहां पे कोई और सहूलत ली हुई है। नेतन्याहू ने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो ये तो फर्क है। अब नाज़रीन एक चीज और है, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी ने जजों की समरी रोकी हुई है। जजों के नाम फाइनल करके तैनातियों की समरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान को भेज दी गई कि जनाब इनका आप नोटिफिकेशन जारी करें, ये सारे अब जजेस हैं। लेकिन पता चला कि जरदारी साहब को तो एतराज़ है, उनके अपने बंदे शामिल ही नहीं किए गए, तो उन्होंने वो समरी रोकी हुई है। अब ये एक नया बहरान पैदा हो गया। हर चीज़ में ना इन सबको हिस्सा चाहिए जनाब। ब्यूरोक्रेसी में हमारा हिस्सा होना चाहिए, जजों में हमारा हिस्सा होना चाहिए, मीडिया में हमारा हिस्सा होना चाहिए, बजट में हमारा हिस्सा होना चाहिए, पैसों में हमारा हिस्सा होना चाहिए, इक़्तिदार में हमारा हिस्सा होना चाहिए। हर चीज़ में हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। अब वो हिस्से के चक्कर में ना पाकिस्तान के हिस्से बखड़े कर दिए। अब एक चीज़ जो ये बड़ी अच्छी कर रहे थे वो थी सालसी, कि जनाब हम सालसी कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा सर पे भी उठाया हुआ था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को, यानी आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को भी। तो अब ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि जब मालिक के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी तो मुलाजिम के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। ट्रंप के लिए मुश्किल ये है कि नवंबर में वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा रायता वापस उठाना है और ये सारी सूरत हाल जो है इसको कंट्रोल करना है, इस गंद को समेटना है जो उसने फैला दिया है। तो ईरान के साथ हतमी लड़ाई करके वो जंगबंदी या किसी किस्म की वॉर ट्रॉफी कैसे हासिल करेंगे? देखें ना, अभी वो बात कर रहे हैं सिर्फ आबना हुर्मुज़ पे, हालांकि आबना हुर्मुज़ तो पहले से खुली हुई थी। जो ईरान के साथ बातचीत करनी थी या लड़ाई करनी थी वो करनी थी एटॉमिक एसेट्स के बारे में। जो एटमी मुआहदे में बात होनी थी वो आबना हुर्मुज़ के मुआहदे तक पहुंच गई है, जो पहले तो खुला हुआ था। लेकिन ईरान को समझ आ गई कि वो इसको एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे कंट्रोल रख सकता है, कि जब भी दुनिया उस पर अटैक करेगी वो इसको जगह को इस्तेमाल करेगा अपने मफाद के लिए और दुनिया को यहां पे तंग करेगा। तो ईरान की हिकमत अमली काम कर गई और वो उसके ऊपर बैठ गया आके। अब वो कहते जी उस पर हमने मुआहदा करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या मिलेगा कि वो पॉलिटिकली थोड़ा सा वापस रिवाइव हो जाए? मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ओबामा को तो उसामा दे दिया था ना पाकिस्तान ने। जब ओबामा को इलेक्शन में मुश्किलात पेश आ रही थी और मकबूलियत कम हुई थी तो पाकिस्तान ने ओबामा को उसामा दे दिया था मई 2011 में। तो उससे ओबामा को बहुत फ़ायदा पहुंचा था, पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा पहुंचा था। तो डोनाल्ड ट्रंप को हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन रॉयटर्स को अमेरिका की 3 अहम तरीन शख्सियात ने एक बात बताई और उन्होंने कहा जी कि अमेरिका अपने जो बेहतरीन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिनको चाइना के साथ अगर कभी कोई लड़ाई होती तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता था, उन मिसाइल्स के बहुत बड़े जखीरे को तकरीबन ख़त्म कर चुका है। ये 3 अहम तरीन अमरीकी शख्सियात ने कहा, जबकि व्हाइट हाउस इसकी तरदीद करता रहा, बार बार करता रहा। लेकिन अहम तरीन अमरीकी शख्सियात ने रॉयटर्स को ये बात बताई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज मंगल वाले दिन तक का आखिरी एक मौका दिया है ईरान को और उसका उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब ईरान हर हाल में अब हथियार डाले और हमारे साथ वो मुआहदा करे जो हम चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर तजियाकार ये कह रहे हैं कि अगर ईरान, यमन, इराक के अंदर जो सपोर्टर हैं ईरान के वो भी और हिजबुल्लाह ये मिलकर रिटेलिएट करते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अमेरिका यकतरफा तौर पर फतह का ऐलान नहीं कर सकता। बड़ी प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, एक बड़ा अहम इशू है। और उसके ऊपर मैं IG इस्लामाबाद को और मोहसिन नकवी को, इन दोनों को ये कह रहा हूं कि इन हरकतों से बाज आ जाएं और इस लेवल तक मामले को ना जाने दें। हो सकता है इन दोनों के नॉलेज में हो
हो सकता है कि इन दोनों के नॉलेज में इस तरीके से बात ना हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने राब्ते किए। एक इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने कंफर्म किया। एक और साहब हैं जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया कि बड़े पैमाने पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद से। जो लोग अभी तक गिरफ़्तार किए गए या उठाए गए हैं, उनकी तादाद लगभग 566 बनती है। ये बड़ी तादाद है। F10 मरकज़ में जिस दिन सेनेटर मुश्ताक ने कॉल दी थी और बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ था, उसके बाद 566 अफराद को उठाया गया था, जिनमें बहुत सारे CIA के पास हैं, कुछ एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा। तो 88 अफराद को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और दहशतगर्दी की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए उन्हें अगले 14 दिन के लिए जेल में भिजवा दिया। यानी अब वो 18 अगस्त को जाके उनकी तारीख आएगी। 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी अब उनका जेल में ही रहेगा। ये है जनाब एक जलसा करने या एक एहतजाजी मुजाहरा करने की सज़ा इस मुल्क के खुदादाद के अंदर। लेकिन जो सबसे घटिया और भौंडी हरकत की है वो मैं आपको बताता हूँ। 17 खवातीन हैं जिनमें से 10 को उठाया गया था F10 मरकज़ से, जहाँ पे वो एहतजाज कर रही थी। और इसके अलावा कुछ और खवातीन हैं, लड़कियां हैं जो यहाँ पढ़ती हैं, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए वहाँ पे रहती हैं। तो 17 लड़कियों को उठाकर एक फार्म हाउस पे कैद कर दिया गया है। और ये फार्म हाउस जो है वो एक SHO की मलकियत है। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली पाकिस्तान में से। तो इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस है और वहाँ पे वो एक SHO की मलकियत है, एक छोटा फार्म हाउस है। वहाँ पे 17 खवातीन को रखा गया है, क्योंकि देखिए खवातीन का एक ही पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद में। अगर वहाँ पे रखेंगे तो वो बैलफ पड़ेगा, जब बैलफ पड़ेगा तो खवातीन को आज़ाद करवा लिया जाएगा। तो इन्होंने खवातीन को भी गैर कानूनी तौर पे अलग जगहों पे रखना शुरू कर दिया है, कानून से बाहर। तो मैं ये बता रहा हूँ और वार्निंग देकर कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। आपको आइडिया ही नहीं है, कश्मीरी जो हैं वो बड़े गयूर पाकिस्तानी हैं, बड़े गयूर कश्मीरी हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं। बल्कि हर पाकिस्तानी गैरतमंद है, कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि आप 17 खवातीन को उठाएं और उठाकर उनको प्राइवेट जगह पे जाके रख दें और उनको आप किसी अदालत में भी पेश ना करें। तो फौरी तौर पे अली नासर रिजवी को चाहिए कि जो भी हो इन 17 खवातीन को फौरी तौर पे अदालत में पेश करवाया जाए, या इन्हें जहां पे कैद किया गया है वहां से बाजियाब करके इनके घरों को भिजवाया जाए। ये बड़ी बड़ी सख्त ज्यादती है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मैं 2 लोग तकरीबन रोने वाले हुए थे, उनकी बहुत बुरी हालत थी। वो ये कह रहे थे कि देखें हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, और एक SHO है, एक पुलिस वाला है, उसका फार्म हाउस है, वहाँ पे 17 खवातीन को कैद किया हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नंबर 1, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जलसे की तैयारियाँ अपने आखिरी मराहिल में उनकी पहुँच गई हैं और कल जलसा है, यानी 5 तारीख को वहाँ पे जलसा है। 5 तारीख को इमरान खान साहब को जेल में 3 साल मुकम्मल होने वाले। कल मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने कैसी जेल काटी और बाकी सब ने कैसी जेल काटी, कितना फ़र्क है इमरान खान की जेल में और बाकी लोगों की जेल में। बहरहाल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इसको सेमीफाइनल करार दिया। वो ये कहते हैं जलसा जो है ये सेमीफाइनल है, हम इसमें 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनल में जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। सुहेल आफरीदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, जुनैद अकबर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और अब उनकी बारी है कि वो अपने दावों को सच साबित करें। देखिए बैरिस्टर गौहर से आप कभी भी कोई उम्मीद ना रख सकते हैं, ना उन्हें अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब ने पार्टी का चेयरमैन बनाया था इसलिए ताकि वो गिरफ्तार ही ना हो। इमरान खान साहब को पता था सारी पार्टी भी गिरफ्तार हो जाएगी, ये बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का चेयरमैन बना दिया। तो वो ये जानते थे। सलमान अकरम राजा साहब एक कानूनी आदमी हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी आइन, कानून और इन चीज़ों में गुजारी है। वो पॉलिटिकल जद्दोजहद के बारे में वो उस तरह से नहीं जानते, ना उनका वो तजर्बा है, ना वो इतने पुराने हैं। तो असल जो मलबा पड़ेगा वो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर पड़ेगा, जो इस वक्त असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं, सेनेट में भी बैठे हुए हैं और जिनको इमरान खान साहब ने बड़े ओहदे दिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास तौर पर जहाँ पर उनकी हुकूमत है। तो अब 10 लाख आदमी इकट्ठा होता है या नहीं होता कल के दिन में, ये पता चल जाता है। जिस तरह अलीमा खानम के लिए लोग निकले हैं, उससे देख के तो लगता है कि बहुत बड़ा एक इज्तिमा हो जाएगा और बहुत बड़ा एक जलसा हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पाए और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इकट्ठा कर पाए, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात में इजाफा ही होगा, कोई आसानी उनके लिए नहीं बनेगी। अलीमा खानम ने कुछ बयान दिए, मैं आपके सामने रखता हूँ
क्योंकि ये गई थी मियाँ वाली। उस हवाले से उन्होंने कहा जी हम बगैर इतला के मियाँ वाली पहुंचे थे, अगर इतला देते तो इस्तकबाल के लिए आने वालों को चश्मा बैराज से ही उठा लेते। जो कारकुन निकले उनको भी पुलिस ने उठा लिया। लायामल ये है कि लोग तैयार रहें, लोग बहुत गुस्से में हैं, जहाँ से गुजरते हैं लोग सड़कों पर निकल आते हैं। हमने 4 जगहों पर रुकना होता है, 14 जगहों पर हमें रुकना पड़ता है। ये जो तासुर दे रहे थे कि लोग नहीं निकलते, हमने देखा कि लोग निकलने के लिए तैयार हैं और लोग जिद्दोजहद के लिए भी तैयार हैं। अब एक और बात अलीमा खानम ने कही कि क्या पंजाब कोई दूसरा मुल्क है? ये खुद चोरी करे और फिर कहें कानून उनके साथ है, पुलिस भी उनके साथ नहीं है, बस अफसरान को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है। वरना सिपाही तो हमारी वीडियोस बना रहे थे, हम आपको दिखा नहीं सकते, फिर उनकी नौकरियां चली जाएंगी, खतरे में पड़ जाएंगी। जिस तरह आप मीडिया को नौकरी का खतरा होता है, इसी तरह पुलिस वालों को भी नौकरी का खतरा होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम आपकी आज़ादी के लिए भी खड़े हैं, आपको भी सहाफ़त की आज़ादी के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप नहीं खड़े हो रहे। ये बात तो ठीक है, मीडिया तो बिल्कुल ही सत्तू पी के सो गया। मीडिया के अंदर एक जान हुआ करती थी एक दौर में, लेकिन अब बिल्कुल ही एक बेजान जिस्म की तरह पड़ा। नॉर्मली जो मीडिया में पुराने लोग थे उनके ताल्लुकात PMLN से या पीपल्स पार्टी से थे, यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, तो ज़्यादातर लोग तो इन दोनों ने काबू कर दिए। बाकी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है, तो बाकी लोगों को वो काबू कर लेते हैं, फिर जो रह जाता है उसको ताकत से दबा लेते हैं। लेकिन जो नया मीडिया है ना, जिसको आप सोशल या डिजिटल मीडिया कहते हैं, या नौजवान जो पाकिस्तान की मीडिया में है गुज़िश्ता 5-10 साल में, वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर छूटते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़त के जो बड़े बड़े नाम हैं, आप कोई भी नाम उठा लें, जो आजकल प्रोग्राम्स करते हैं, तज्जिया देते हैं, बहुत सारा कुछ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये अब बोने बनना शुरू हो गए नौजवानों के सामने। इकबाल ने कहा था ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये आ गया वो दौर। ये हमारे बड़े बड़े नाम सहाफ़त के, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े कॉलम्स लिखे हैं, बड़े नामवर शख्सियात वो रहे हैं, उनके पास लफाजी तो खूब है, लेकिन जिद्दोजहद के अंदर, अमली सहाफ़त के अंदर वो नौजवानों से बहुत पीछे रह गए। हमारे नौजवान जो है वो ना सिर्फ खुलकर बोलते हैं, बल्कि वो जेलें भी काटते हैं, वो कैदें भी काटते हैं, वो तशद्दुद भी बर्दाश्त करते हैं, जाली मुकदमात भी बर्दाश्त करते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर दोबारा लड़ते हैं, ताज़ा दम होकर लड़ते हैं। तो माजी में अगर